तो अभी नेक्स्ट देखो एनालिटिकल मेथड ऑफ बीट्स बताता हूँ। 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, हम लोग को भी पढ़ना है बीट्स के बारे में। तो बीट्स कैसे क्रिएट होता है, जब दो वेव्स रहते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो बीट्स क्रिएट करता है। एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन बीट्स फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दो साउंड वेव्स हैं, राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है। जैसे y1 इक्वल टू क्या है, a sin 2 पाई n1 t माइनस x बाई लैम्डा 1, ठीक है। तो ये माइनस साइन है, मतलब राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वेव लेता हूँ y2 इक्वल टू a sin 2 पाई n2 t माइनस x अपॉन लैम्डा 2। तो दो वेव्स में सिर्फ डिफरेंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, बाकी सेम होगा x और एम्पलीट्यूड। ये तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो दोनों को अप्लाई करो साइन c प्लस साइन d से। तो इसमें पहले x इज इक्वल टू 0 मान लो ये दोनों को। तो लेट अस एज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी that listener is at x is equal to 0, x एक्सिस x is equal to 0 पे है, कौन, लिसनर, ठीक है। x क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ द लिसनर। मान लो मैं खड़ा हूँ वहाँ पे और दो वेव्स पास हो रही है, तो हमको बीट्स कैसा सुनाई देगा, जब x का वैल्यू 0 डालूंगा इक्वेशन 1 2 में, तो रिड्यूस होके क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल टू बताओ a sin 2 पाई n1 t हो जाएगा, बराबर ना। ये 2 पाई n1 t को मल्टीप्लाई करते हो, y2 इक्वल टू क्या मिलेगा, a sin 2 पाई n2 t, बराबर है। ये है तुम्हारा थर्ड, ये क्या है, फोर्थ। तो इसमें sin c प्लस d अप्लाई करेंगे, दोनों को अगर ऐड करना है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो इसमें ऐड करेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो इसमें ऐड कर लो, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, y1 का वैल्यू डाल दो a sin 2 पाई n1 2, और y2 की जगह पे a sin 2 पाई n2 t। तो y1 इक्वल टू क्या आ गया, a sin 2 पाई n1 t प्लस a sin 2 पाई n2 t, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर लो, कौन से रूल से, साइन c प्लस साइन d से। तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग मैथ्स में, ठीक है। तो अप्लाई कर लो, इसको ले लेना पूरे को c और इसको क्या ले लेना d। तो आ जाएगा y इक्वल टू 2, a ऑलरेडी है, साइन c प्लस d, तो ये 2 पाई n1 t प्लस 2 पाई n2 t बाई 2, फिर कॉस आएगा, कॉस 2 पाई n1 t माइनस 2 पाई n2 t डिवाइड बाई 2, बराबर ना। तो अभी क्या करो, देखो इसमें से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो उसको हम लोग बीट्स बोलते हैं। तो ये रिजल्टेंट हो गया, इधर तक ही रखना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए ले लो, कैपिटल ए, तो a साइन, और ये 2 पाई एन टी,
एन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें से देखो n1 प्लस n2 बाई 2 आएगा ना, 2 पाई तो कॉमन है, तो ये आ जाएगा n1 प्लस n2 बाई 2 इसको हम लोग n बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी। चलो लिख लो यहाँ तक, ठीक है। तो अभी देखो एम्पलीट्यूड हम लोग को आ गया है, इस ये पूरा जो सर्कल में लिया वो एम्पलीट्यूड है ना, ए इक्वल टू क्या है 2a cos 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। देखो इसमें से 2 पाई कॉमन ले लिया और t बाहर ले लिया, समझा यहाँ तक। तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जब दो वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी ध्यान से सुनना। तो अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो नेक्स्ट लिखो केस 1 फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा बताओ। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2a, ठीक है। ऐसा एक वेव जा रहा है ना और दूसरा ऐसा, तो ये तुम्हारा ए है और ये क्या है ए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2a ना, इसलिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a। तो ये एम्पलीट्यूड के बराबर लिख दो, तो 2a cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बराबर है। तो ये cos प्लस माइनस 1 कब होता है बताओ। cos 0 क्या होता है 1, cos पाई क्या होता है माइनस 1, cos 2 पाई क्या होता है 0 1 ना 1, फिर cos 3 पाई क्या होता है माइनस 1। तो देखो प्लस माइनस की जगह पे एक बार cos 0 लिखूं और एक बार cos पाई ना, तो इसका मतलब n पाई लिखूंगा तो पूरा सोल्यूशन हो जाएगा ना। जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा n पाई, तो n पाई का वैल्यू प्लस माइनस 1 आते रहेगा। एक बार 0 डालो ये आएगा, 1 डालो तो माइनस 1 आएगा, बराबर ना। तो ये इसके जगह पे n पाई लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ठीक है। पॉज करो, अभी इसमें मैं प्लस माइनस 2a पुट कर देता हूँ, बीट्स का वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा बताओ, ये अभी cos के जगह पे क्या लिखूंगा cos n पाई इसके जगह पे, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आता है इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हूँ ना cos 0 का वैल्यू 1 ना, फिर 0 लिखा, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, बराबर ना। तो अभी मैं फर्स्ट से इक्वेट करता हूँ 0 से, तो 2 पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, तो इधर जाकर तो ये क्या मिलेगा n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 बाई 2, और ये इधर गया, इधर 2, इधर नीचे आएगा पाई, ये 2 पाई को नीचे दिया 2 इधर, तो ये पूरा मिला के 0 ही तो है। तो ये t इक्वल टू क्या मिलेगा 0 बाई n1 माइनस n2, ये क्या है 0 ही ना, t इक्वल टू 0। दूसरा देखो 2 पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए पाई लेता हूँ अभी, तो ये पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू 1, तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन टी आएगा ना, तो 1 अपॉन टी को क्या बोलते हैं n बोलते हैं, बराबर है। और t निकालना है यहाँ से, तो क्या करो रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1 अपॉन n1 माइनस n2 आएगा। तो एक t इक्वल टू क्या है 0, एक t इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। नेक्स्ट 2 पाई के साथ इक्वल करो, तो ये 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 2, बराबर है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन n1 माइनस n2, ठीक है। सिमिलरली t इक्वल टू क्या आएगा, ऑब्जर्व करो 0 से स्टार्ट हुआ ना 0, फिर 1 अपॉन दिस 2 अपॉन दिस, तो नेक्स्ट क्या आएगा 3 अपॉन n1 माइनस n2। तो ये तुम्हारा बीट्स है,
जीरो से स्टार्ट होगा, समझा क्या दक्ष? लिख लो फटाफट। तो ऑब्जर्व करो डिफरेंस बिटवीन दो फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2 है, तो इसके बारे में थियोरेटिकल बताता हूँ। 10 टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ साउंड इज ऑलवेज 1/n1 माइनस n2। तो ये लिख लो 10 टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव maxima of sound is always 1/n1 minus n2, ठीक है? Hence period of bits is t is equal to 1/n1 minus n2, ठीक है? तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 1/n1 माइनस n2। नंबर ऑफ वैक्सिंग हर्ट पर सेकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। में भी पॉइंट लिख लो, द नंबर ऑफ वैक्सिंग हर्ट पर सेकेंड इज रेसिप्रोकल of period of वैक्सिंग, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका रेसिप उल्टा होता है ना। नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स, उसको कैपिटल N से लिखते हैं, n1 माइनस n2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा? जब एम्पलीट्यूड जीरो होगा ना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब हुआ था? ऐसे जा रहा था, ठीक है? तो ये मैक्सिमम हुआ और ये पॉइंट पे क्या हुआ? मिनिमम। मिनिमम ये क्या है तुम्हारा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहाँ तक क्लियर है ना? तो देखो लिख लो ये the intensity of sound will be minimum when amplitude is 0, ठीक है? तो मिनिमम एम्पलीट्यूड को वैनिंग बोलते हैं, याद रखना ये वर्ड एमसीक्यू में पूछता है। वैनिंग मिनिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं, ठीक है? तो मिनिमम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी को A इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो लिख लो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड A इक्वल टू 0, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2a cos 2 pi n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। cos 0 कब होता है बताओ जी? जस्ट दक्ष 0 कब होता है? 90 के बराबर। तो cos पाई बाई 2 0 होता है, cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, cos 5 पाई बाई 2 0 होता है। सबका वैल्यू क्या है? 0। तो इसको किसको इक्वेट करो? हेलो लिखो मत, 0 के जगह पे क्या लिखूंगा? cos एक बार पाई बाई 2 लिखूंगा, दूसरी बार 3 पाई बाई 2 लिखूंगा, तीसरी बार 5 पाई बाई 2 लिखूंगा ना। ये पॉइंट पे 0 है। देखो अगर इक्वेशन फॉर्म में दिखाऊं तो यहाँ पे cos 0 क्या होता है? 1। ये पाई बाई 2 90 है ना, तो cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0। और यहाँ पे cos 3 पाई बाई 2 0। तो ये वाला वर्टिकल लाइन पे क्या है? cos 0 है ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे cos क्या है? +1 और -1। समझा?
तो इक्वेट कर लो, तो ये हो जाएगा 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ, 2a 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। कैंसिल कर लो, पाई से पाई, 2 से 2, तो यहाँ से t निकालूंगा तो क्या मिलेगा 1/2 बराबर ना। तो ये तो एम्पलीट्यूड को नीचे लेके जीरो कर दिया था, देखो यहाँ पे इसको पहले ही जीरो कर दो, इसको यहाँ पे ले लो, डिवाइड बाई 0 2a करेंगे 2a, तो ये जीरो हो जाएगा। तो 2a को फॉरवर्ड मत करो, ये वाला कैरी फॉरवर्ड मत करो, ये जीरो हो गया नीचे डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा t इंटू 1/2 इंटू n1 माइनस n2। सिर्फ इसको नीचे लो, देखो ये वाले टर्म को 2 इंटू n1 माइनस n2 t इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, कैंसिल होने के बाद 1 बचता है। दूसरे केस में समझ जाएगा, देखो अभी तो ये तो बचा क्या, cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos, नेक्स्ट क्या लूँ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बचा 2 पाई इंटू n1 माइनस n2 बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो t इक्वल टू क्या मिला 3/n1 माइनस n2। समझा गया, ये लिख लो, बाई 2 भी है, समझा। ये 3 के साथ चला गया ना, 3 इधर है, इसको नीचे लिया और 2 को नीचे लिया, तो ये नेक्स्ट बिट्स मिला, ये लिख लो। तो मिनिमम बिट्स इतना पे मिलेगा, देखो फिर मैं देखो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। इक्वेशन क्या था, 2a cos 2 पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, तो इसको मैं डिवाइड कर लूंगा इधर, तो क्या मिलेगा cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी बाई 2 इक्वल टू 0/2 है, तो ये 0 ही तो है। तो क्या मिला cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 के जगह पे मैं cos पाई बाई 2 लिख दिया हूँ, समझा भाई। ओके, अभी ध्यान से देखो, तो ये cos cos चला जाएगा, क्या मिलेगा 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 1। यहाँ क्लियर है। तो t निकालना है अपने को, तो t इक्वल टू क्या आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 आया, ये फर्स्ट मिनिमम टाइम पीरियड आया। दूसरा क्या आएगा बताओ, दूसरा इसको इक्वली करना है ना, खाली इसको ये वाला पार्ट को लिखना, तो ये क्या मिलेगा cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos, इसके जगह पे क्या लिखूं 3 पाई बाई 2 ना, समझा क्या। तो cos cos कैंसिल, तो ये है 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो क्या मिलेगा t इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 मिलेगा ना, और ऊपर 3 रह गया, तो यहाँ पे 3 भी आएगा, ये समझा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला करेंगे अभी, सॉल्व करो cos, समझा ना, केस अलग अलग ले रहा हूँ, ये केस 1 ले लो, समझो ये क्या है केस 2, ये अभी सॉल्व कर रहा हूँ केस 3। तो ये cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखूं दक्ष, कितने पे 0 आएगा अभी 5 पाई बाई 2 बराबर 5 पाई बाई 2, तो 2 2 गया, cos cos गया, तो क्या मिला, मतलब cos कैंसिल करने के बाद, ठीक है ना, पाई पाई भी गया, तो t इक्वल टू क्या मिला 1/, ये डायरेक्ट बचेगा ना, यहाँ पे 5 भी तो है, यहाँ पे 5 बचा है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू n1 माइनस n2। तो देखो ऑब्जर्व करो केस 1 2 3 में नीचे वाला सबका सेम है,
सब सेम है ना, ऊपर में खाली ऑड नंबर है 1 3 5, नीचे वाला सेम है ना। तो अगर दोनों केस के बीच में इंटरवल निकालो, केस 1 केस 2, तो अगर केस 2 माइनस केस 1 करेगा तो क्या मिलेगा बताओ। ये t इक्वल टू क्या है 3/2 इंटू n1 माइनस n2 माइनस ये क्या है 1/2 इंटू n1 माइनस n2, क्या मिलेगा बताओ। एलसीएम दोनों का सेम है तो 3 माइनस 1 क्या मिलेगा 2 ना, तो t इक्वल टू 2/2 इंटू n1 माइनस n2 आएगा, तो ये कैंसिल होगा, तो क्या मिला 1/n1 माइनस n2। तो इसमें भी दो सक्सेसिव मिनिमम नोट्स के बीच का डिफरेंस कितना है 1 माइनस n1 माइनस n2 है ना, समझा। चलो लिख लो फटाफट। तो अगर डायग्राम बनाओगे तो क्या मिलेगा बताओ। फर्स्ट वेव कैसे जा रहा है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका स्टार्ट किया ऐसे, तो ये 0 हो गया, इसका एम्पलीट्यूड 1 दिया, इसका -1, ये y, ठीक है। दूसरा वेव ऐसे ही है, सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। इसका भी सेम एम्पलीट्यूड 1 -1 y के बीच में, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या है, तुम्हें रिजल्टेंट ऐसा दिखेगा ना, ठीक है। तो इसके अंदर बीट्स क्रिएट हो रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं, इसके बारे में लिख लो, ये आपका सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक, two harmonic waves of nearly equal frequency, resulting in formation of beats, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। बाय कंपेयरिंग इंस्टेंट ऑफ सक्सेसिव वैक्सिंग एंड एनिंग वी नो दैट वैक्सिंग एंड वेनिंग अकर्स अल्टरनेटली विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो कंपेयर करने के बाद क्या पता चलता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड अल्टरनेटली फॉर्म होता है। बाय कंपेयरिंग इंस्टेंसेस ऑफ सक्सेसिव waxing and waning, we come to know that waxing and waning occur alternately with equal frequency, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेरिएशन इन लाउडनेस ऑफ साउंड दैट गोज अप एंड डाउन इज द फिनोमिनन फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, ठीक है। कभी जोर से बोलते हैं कभी कम बोलते हैं, तो उससे भी बीट्स क्रिएट होते हैं, तो लिख लो द वेरिएशन इन loudness of sound
goes up and down is phenomenon as superposition of waves. Is phenomenon of formation of beats. ठीक है, so it can be considered as superposition of waves, formation of a standing wave in time at one time in a space, whether wave of slightly different are passing in and out. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये लिख लो, फिर एप्लीकेशन ऑफ बिट्स बताओ. अभी नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन ऑफ बिट्स पढ़ तो लिए, अभी यूज कहाँ करेंगे लाइफ में, तो उसके बारे में एप्लीकेशन ऑफ बिट्स. एप्लीकेशन ऑफ बिट्स तो फर्स्ट है the phenomenon of beat is used for matching the frequency of different musical instrument by the artist. तो लिख लो, the phenomenon of beats is used for matching frequency of different musical instrument. Frequency of different musical instrument. By artist. दूसरा पॉइंट क्या है, they go on tuning until no beats are heard by their sensitive ears. ठीक है, they go on tuning until no beats are heard by their sensitive ears. ठीक है, दूसरा क्या है, when beats become equal to zero, musical instruments are in unison with each other. When beat frequency becomes equal to zero, the musical instrument are in unison with each other. ठीक है, that is, इसका मीन्स क्या है, their frequency are identicals. Their frequencies are identical and effect of playing such instruments together give a pleasant music. ठीक है, तो प्लेजेंट म्यूजिक सुनने के लिए बीट्स क्रिएट करते हैं आर्टिस्ट लोग ना. द स्पीड ऑफ एरोप्लेन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डोपलर रडार. द स्पीड ऑफ
an aeroplane can be determined by using Doppler radar. ठीक है. नेक्स्ट है when a source of sound and listener are in relative motion, listener detect the sound whose frequency is indifferent from the actual or original frequency of the sound. That is called Doppler effect. Doppler effect पता क्या है? मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लिसनर, और यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जब पास में आ जाएगी तो उसका आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, दूर जाएगा तो कम सुनाई देता है ना, तो इसको डोपलर इफेक्ट्स बोलते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स का फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा अगर सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है तो. लिख लो, व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड listener are in relative motion, listener detects a sound whose frequency is different from actual or original frequency of sound source. Is called Doppler effect. This is Doppler effect. चलो लिख लो यहाँ पे.